William Shakespeare. Okay. Sometimes you will find different spelling of Shakespeare because somewhere it is written Shakespeare, P-E-R-E also, and P-E-A-R also, but at present this spelling is running. S-H-A-K-E-S-P-E-A-R-E. Okay. So sometimes you will find different spellings of Shakespeare word. So let us see some biography of him. 1564 to 1616. Okay. He was born in Elizabethan period. Elizabeth, Queen Elizabeth, you might have heard. Elizabeth, 1558 to 1603. Okay, 1558 to 1603. This is the reigning period of Queen Elizabeth. Queen Elizabeth जो थी उनका जो शासन काल था 1558 से लेकर 1603. Okay, so it is very clear that Shakespeare was born in this reign. Okay, 1564. So that's why sometimes the period of Shakespeare is also known as Elizabethan period. Okay, Shakespearean period, of course, on the name of Shakespeare it is called, but the era was Elizabethan. Okay, so do not get confused by Elizabethan and Shakespearean period. It is almost same. Okay, this is political basically, and this is literary. So let us see here. Born on 23rd April 1564 at Stratford-upon-Avon. स्ट्रैटफोर्ड-अपॉन-एवन ये जगह का नाम है. स्ट्रैटफोर्ड एक टाउन है जिसमें एवन है. स्ट्रैटफोर्ड-अपॉन-एवन ने पूरा नाम लिखना है. जब भी लिखा मिलेगा आपको ध्यान देना आप लोग स्ट्रैटफोर्ड-अपॉन-एवन. ठीक है, ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा पूछा जाता है स्पेशली पीजीटी वगैरह टीजीटी के एग्जाम में. स्ट्रैटफोर्ड गैप दे देगा यहाँ पे, इसके बाद ऑन अपान इन इस तरह का भरने के लिए रहेगा. तो आपको अपान भरना है, ध्यान रखिएगा. ये केवल शेक्सपियर के जो लोकेशन है, नाम जो बर्थ प्लेस है, इसी के लिए केवल यूज किया गया है. अदरवाइज ऐड होना चाहिए था ज़्यादातर यहाँ पे इन एवन या ऑन एवन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अपान का प्रयोग किया जाता है केवल शेक्सपियर के लिए. स्ट्रैटफोर्ड-अपॉन-एवन. Okay. One more thing here, there is very confusion on the exact date of birth. It is considered 23rd April because in Christianity at that time there was a social norms, or you can say their custom, social custom, that baptism was done on after just third day. 3 दिन के बाद बैप्टिज्म किया जाता था. तो 3 दिन अगर घटा दे उसमें उनका बैप्टिज्म कब हुआ था? Baptized on 26 April. अच्छा, one more interesting thing here. When he was baptized, his name was mentioned there as spelling technique. ये नाम वहाँ पे मेंशन है. दिस इज बेसिकली लैटिन नेम, लैटिन वर्ड है. ओके, शेक्सपियर का जो असली नाम बैप्टिज्म में है वो ये नाम था, गुलिल्मस शेक्सपियर. ये लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है, इसका मीनिंग होता है अगर कन्वर्ट करेंगे तो विलियम. ओके, विलियम, और ये शेक्सपियर बन गया है. सो एट प्रेजेंट दिस नेम इज विलियम शेक्सपियर. अदरवाइज बैप्टिज्म के समय ये नाम था. ये एमसीक्यू में कभी पूछा जा सकता है पीजीटी वगैरह में, और ऐसे नहीं पूछा जाएगा कहीं भी. एंड so his father was
जॉन शेक्सपियर, मदर मैरी आर्डेट और मैरी शेक्सपियर। ओके, दिस कपल हैड 8 चिल्ड्रन। ठीक है, दिस कपल हैज 8 चिल्ड्रन, फर्स्ट 2 daughters। इनको अगर ग्राफिकली देखना चाहते हैं तो आप ऐसे बना लीजिए। ओके, फर्स्ट 2 daughters, that is जूडिथ एंड जॉन। ये दोनों इन्फेंसी में डेथ हो जाती है इन दोनों की। इसके बाद शेक्सपियर आते हैं, विलियम, देन एडमंड, गिलबर्ट, देन रिचर्ड, देन एडमंड, एंड जॉन। ये दोनों इन्फेंसी में डेथ हो जाते हैं 1558 के आसपास। ठीक है, इनके जन्म से पहले दोनों सिस्टर्स मतलब बड़ी थी, इन्फेंसी में डेथ हो जाती थी। इसका विलियम जो होती है, ये जो जॉन है इनकी सिस्टर, एट प्रेजेंट में इन्हीं की एंसेस्ट्री बची हुई है जॉन की, बाकी किसी की नहीं है इसमें से। इनकी खुद की विलियम शेक्सपियर की जो शादी होती है किससे होती है? एन हैथवे। एन हैथवे से ही मैरिड टू एन हैथवे। थोड़ी सी ट्रेजिक सीन है यहाँ पे कि विलियम वाज एट 18, ये 18 इयर्स का और ये 26 इयर्स। ओके, एट दैट टाइम द एक्चुअल एज ऑफ मैरिज was considered around 25-26. So William Shakespeare's marriage was basically illegal at that time. So for this marriage, they took the permission from the church and all, whatever the procedure were there. Okay, because he was considered as minor at that time. 18 years was not permissible age of marriage. Okay, but in Hathaway was permitted. One more thing here to note that just after 6 months of marriage, they had one children, that is daughter. Her name was Susan. Susan जो भी है, इस स्पेलिंग में बहुत कंफ्यूजन है। कहीं कहीं यस मिल रहा है, ठीक है, कहीं कहीं यस बट यू कैन कंसीडर इट एज Susan. Then after that, they had 21 years. After 21 months, they had another children, that is twins. Hamnet and Judith. Okay, Hamnet and Judith. इनके जो जुड़वा बच्चे हुए बाद में, एक का नाम हेमनेट है और एक का नाम है, एक लड़की है जिसका नाम जूडी। हेमनेट यहाँ पे सन है, डॉटर। ओके, ये डॉटर है। अनफॉर्चुनेटली सूजन की शादी होती है यहाँ पे, इससे एक बच्चे भी होते हैं एलिजाबेथ, उसकी शादी होती है 2 बार, लेकिन उसके बाद कोई बच्चे नहीं होते हैं, तो वो एंसेस्ट्री खत्म हो जाती है। मतलब उसके बाद जो सक्सेसर हैं कोई उस लाइन में नहीं बचता है। इन दोनों की, इसकी डेथ हो जाती है 11 इयर्स में, इससे भी नहीं बच्चे होते हैं, इसकी शादी नहीं हो पाती, मतलब वो नहीं होती है, डेथ हो जाती है। तो इनके जो शेक्सपियर हैं, शेक्सपियर खानदान में आज की तारीख में उनके लाइनेज में कोई नहीं है। ठीक है, उनकी सिस्टर के लाइनेज में भी है, पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं सब जॉन की। ठीक है, लेकिन इनके डायरेक्ट लाइनेज में कोई नहीं है।
इनके करियर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, स्कूलिंग वाज डन एट ग्रामर स्कूल, ओके, इन द सेम स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, जो नियर बाय उनका स्कूल था ग्रामर स्कूल, उसमें उन्होंने एडमिशन लिया, इसका पढ़ाई किया। 1577 he left schooling in 1577. After that we had no record of getting admission or taking admission in any university or college. Okay, so you can consider 1564 here और 77, 13 साल की उम्र तक उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया। अब 10वीं तक पढ़े, 8वीं तक पढ़े, कितनी तक पढ़े ये नहीं क्लियर है, ठीक है, बट वहाँ तक उन्होंने पढ़ाई किया है ग्रामर स्कूल। एट दैट टाइम दिस स्कूल वाज अप टू हाई स्कूल, सो मैक्सिमम वी कैन कंसिडर हाई स्कूल। आफ्टर दैट देयर इज नो स्पेसिफिक रिकॉर्ड वी हैव एनीवेयर which can mention that he has taken admission in any university, college or anywhere. Okay, basically he was more interested in acting. Okay. After marriage, अच्छा, इनके फादर के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। इनके फादर जो थे जॉन शेक्सपियर, ये मल्टीटास्कर पर्सन थे, मल्टीटास्किंग करते थे, लाइक इनके बारे में he was a farmer, मतलब खेती भी करते थे। he was wool dealer, ऊन का व्यापार करते थे। ग्लोव मेकिंग, ग्लोव्स होते हैं ना, लेदर ग्लोव्स, उसको बनाते थे। he was politician also, so he became elected mayor of स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। इलेक्टेड मेयर समझते हैं ना, मेयर तो समझते ही होंगे, ठीक है। तो एक सिटी का जो सबसे बड़ा चुना हुआ व्यक्ति होता है उसको मेयर कहते हैं। तो इनके पिताजी इलेक्टेड मेयर थे स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन के, और उतना ही नहीं, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में उस समय एट दैट टाइम 45 पर्सन्स, ये स्पेशल जानकारी बता रहे हैं। एक टर्म आता है कोट ऑफ आर्म्स, ये पहली बार सुन रहा हूँ, ठीक है। कोट ऑफ आर्म्स एक जेंटलमैन की पदवी है। जब बहुत व्यक्ति रिस्पेक्टफुल पर्सन हो जाता है अपने सोसाइटी में, तो उसको एक पद मिलता था, उसको कहा जाता था कोट ऑफ आर्म्स, ठीक है। कोट ऑफ आर्म्स क्या होता था, जैसे ऐसे टाइप जो है कुछ, जो आदमी के मेडल टाइप नहीं होता है, इस तरीके का एक सिंबल मिलता था उनको ऑफिशियली, और ये रिकॉग्निशन होता था, सोशल रिकॉग्निशन, कि हाँ ये फैमिली बहुत रिस्पेक्टफुल फैमिली है, और उसको सेंट्रल सिक्योरिटी देना शासन का काम होता था, मतलब जो राज्य का काम, स्टेट का काम होता था। तो ये इनके पिताजी ने अचीव कर लिया था, कोट ऑफ आर्म्स अपनी लाइफ में इनके पिताजी ने खुद अचीव कर लिया था। अगर कभी गूगल वगैरह करेंगे, इनके घर के फोटो देखेंगे, ठीक है, बर्थ प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर, यू विल फाइंड दिस पोर्ट्रेट, ठीक है। इसमें ये ऐसे बना होगा, जो लकीरें टाइप खींच रहती हैं, और ये उनके घर के दरवाजे पर इस तरह से लगा दिया जाता था, या आप चाहे बनवा सकते हैं और चाहे आप उसको बनाया ला करके उसको पेस्ट कर सकते हैं या लगा सकते हैं। तो कोट ऑफ आर्म्स इनको मिला था, इनकी फैमिली को, मतलब इनके पिताजी ने अचीव किया था। इसका मतलब है मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड पर्सन इन दैट सोसाइटी। एट दैट टाइम टोटल 45 पर्सन्स वेयर देयर आउट ऑफ अराउंड 250। इतनी पॉपुलेशन थी वहाँ, 2500 के आसपास पॉपुलेशन थी उस टाउन की, और उसमें जो है 45 लोगों को जेंटलमैन की कैटेगरी मिली थी, जिसको कोट ऑफ आर्म्स कहते हैं। ये इनके फैमिली को भी मिला था, ठीक है। सो यू कैन इमेजिन ही वाज नॉट बिलोंगिंग टू ए वेरी पुअर फैमिली। ऑफ कोर्स ही वाज कंसीडर्ड एज नॉट मच रिच बट नॉट पुअर आल्सो। अनफॉर्चुनेटली इन लेटर लाइफ ही बिकेम इकोनॉमिकली पुअर, means his father became economically poor, but not that much, as you can say that he is considered much poor. So he was holding this coat of arms like this, you can get it. Okay, you can see this in Google also. कुछ इस तरीके उनके घर के बाहर रखेंगे तो मिलेगा आपको। Let us come back to Shakespeare now. So after schooling, his marriage was done here.
in Hathaway. After children, when he was around 25 or 26, he left Stratford and went to London to do acting. Okay, वो लंदन चले जाते हैं और एक्टिंग को वो आजमाना चाहते थे, क्योंकि स्ट्रैटफोर्ड में इस तरह कोई सुविधा नहीं थी। वहाँ जाने के बाद उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन करते हैं जिसका नाम है लॉर्ड चैम्बरलेन। ये कंपनी का नाम है, ठीक, लॉर्ड चैम्बरलेन। इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं। फिर बाद में अलग कहानी होती है इनकी कि इसको कंपनी में करते करते लिखते रहते हैं और बहुत ज़्यादा अर्न कर लेते हैं। लेटर ऑन ये खुद ओनर हो जाते हैं। एक ग्लोब थिएटर होता है, ग्लोब थिएटर, उसके खुद ही मालिक बन जाते हैं 1597 में। और 1613 में उसमें आग लग जाती है तो काफ़ी लॉस भी होता है। उस लॉस के बाद ये छोड़ के चले जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी मतलब इन्होंने सक्सेस पाई। इन 1597 okay, in 1597 Shakespeare was at his peak and he came back to Stratford upon Avon and bought largest house in that area। जो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन स्ट्रीट में या उस एरिया में जो सबसे बड़ा मकान था, उस मकान को शेक्सपियर ने खरीद लिया। उनका जो इंसेस्टर हाउस था उसके अलावा, और कहा जाता है कि उसका नाम था न्यू पैलेस, न्यू प्लेस, सॉरी नॉट पैलेस, प्लेस, ये नाम है न्यू प्लेस, ठीक है। और उस समय कहा जाता था कि ये घर है जो न्यू प्लेस, जिसको शेक्सपियर ने बाई किया, 30 कमरे का है, ठीक है, 30 रूम्स, इतना बड़ा मकान अकेले उसने खरीद लिया। उस एरिया का सबसे जो महंगा घर था उसको। और इनका जो एकेडमिक्स रहा है, एकेडमिक्स ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट ये इनकी स्कूलिंग ग्रामीण स्कूल तक की क्लियर है। इसके बाद का नहीं पता है कि लंदन में जाकर इन्होंने कैसे पढ़ाई किया, क्या किया। हाँ, इन्होंने राइटिंग की है वहाँ पे। ही हैड गुड सपोर्ट फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ का इनको बहुत अधिक सपोर्ट मिला था। और उस समय के प्लेज वगैरह जो लिखे जाते थे, ज़्यादातर कोर्टली प्लेज होते थे, कोर्ट में ज़्यादा दिखाए जाते थे या एलिट क्लास को दिखाए जाते थे, ठीक है। तो उसका भी एक संरक्षण रहा है इनको। देन लेट अस कम बैक टू हिज डेथ। इसको मिटा दें उसका। In 1613 he came back, ठीक है। जो ग्लोब थिएटर है, he was owner of this theater, ग्लोब थिएटर। और ये जो लॉर्ड चैम्बरलेन मैन था, इसका नाम बदल जाता है बाद में, किंग्स मैन कहा जाता है, किंग्स मैन, ठीक है। ये थिएटर के नाम है दोनों अलग अलग। दोनों का ओनरशिप शेक्सपियर के पास था, नॉट एलोन, अकेले नहीं था, एक पार्टनरशिप में था, ठीक है। ग्लोब थिएटर में एक बार आग लग जाती है। ग्लोब थिएटर क्या होता था, एक थिएटर होता था जो ऐसे ग्लोब टाइप बना होता था, मतलब लकड़ी का बना होता था, ग्लोब टाइप, इस तरह से काफी बड़ा, ठीक है। 1597 में बनना शुरू हुआ था, 99 में बन गया था। और इसके बाद इसमें जब आग लग जाता है तो काफी लॉस होता है, ठीक है। फिर शेक्सपियर वहां से लंदन से चले जाते हैं वापस स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। He was fit at that time. One more interesting thing here is that he wrote one will. Will समझते हैं ना? कोर्ट में एक विल लिखा जाता है कि मैं अपनी संपत्ति मृत्यु के बाद उनको देना चाहता हूँ, ठीक है। इस तरह का एक विल होता है। इन्होंने विल लिखा था 25 मार्च 1616 को, ठीक है, जिसमें डिक्लेयर किया गया था कि हाँ, he is healthy, fit and fine physically, mentally, but unfortunately you see 23rd April 1616 he got died, ठीक है। 23rd April 1616 मतलब जस्ट आफ्टर लेस देन 1 month ऑफ हिज विल। जो विल लिखा उसमें अपनी वाइफ को विल लिखा था विल। और उस समय था कि अगर कोई विडो है तो उसको 1/3 प्रॉपर्टी दी जाती थी। एट दैट टाइम जो रूलिंग थी यूरोप में या इंग्लैंड में, 1/3 प्रॉपर्टी हस्बैंड की अपनी वाइफ को दी जाती थी।
इन्होंने भी लिखा था अपनी वाइफ को। और एक इंटरेस्टिंग वर्ड आता है उसमें कि सेकेंड बेस्ट बेड, ये वर्ड आता है। ठीक, आई गेव टू माई वाइफ माई सेकेंड बेस्ट बेड। ठीक है, वाइफ को सेकेंड बेस्ट बेड यहाँ पे ऑफर करते हैं। और उस समय माना जाता था कि जो बहुत रईस लोग होते थे उन्हीं घर में बेड होता था। ठीक है, बेड इंक्लूड्स फर्नीचर्स, कर्टेन्स एंड सम अदर आइटम्स। ओके, फर्स्ट बेड उसको कहा जाता था उस समय, जो रईस लोग होते थे। गेस्ट जब आते थे तो गेस्ट के लिए जो हॉल में रखा जाता था बेड, उसको फर्स्ट बेड कहा जाता था। एंड सेकेंड बेड जो वाइफ के साथ मैरिज में मिलता था बेड, उसको सेकेंड बेड कहा जाता था। ठीक है, तो उस बेड को ये अपनी वाइफ को बिल में लिखते हैं कि हाँ आई एम गिविंग दिस टू माई वाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म आता है, कई बार एमसीक्यू वगैरह अगर कहीं आए कि सेकंड बेस्ट बेड इज रिलेटेड टू, ऑप्शंस में अगर शेक्सपियर का नाम है तो शेक्सपियर को कर लीजिए अपनी, क्योंकि आपका पेपर एमसीक्यू रहेगा तो कहीं कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो लेट अस सी हिज राइटिंग। अच्छा, इनके डेथ होती है कैसे? इनके दो दोस्त होते हैं, एक बेन जॉनसन, सॉरी माइकल ड्रैटन है, बेन जॉनसन है एंड माइकल ड्रैटन। ठीक है, सही है। Actually, he fell ill after heavy drinking, along with his two other writers, Ben Jonson and Michael Gatton. ठीक है, एक रात उन्होंने ज़्यादा ड्रिंकिंग कर लिया और उसके बाद तबीयत इनकी खराब हुई और इतना ज़्यादा खराब हो गया कि उसी में एक्सपायर हो गया। ठीक है, Ben Jonson is also a great writer and Michael Gatton also. Okay, so he died after illness. He died of illness caused by heavy drinking. ठीक है, so let us see his writings. There is some confusion between number of plays written by Shakespeare. Somewhere you may find 37 and somewhere 38. Okay, because 37 were published finished, मतलब फुल जो completed था। एक प्ले उनके लाइफ टाइम में अनफिनिश्ड या इनकम्प्लीट था, जिसको कि बाद में थॉमस मिडिल्टन ने कंप्लीट किया था। ठीक है, थॉमस मिडिल्टन। ठीक है, डीमंस ऑफ एथेंस करके था वो, डीमंस ऑफ एथेंस। इस प्ले को इन्होंने कंप्लीट किया था। हाँ, इसके अलावा बहुत सारे प्लेज है जो शेक्सपियर ने कुछ कोलैबोरेशन में भी लिखे थे। ठीक है, जैसे जॉन फ्लेचर है, उनके साथ कोलैबोरेशन में लिखे हैं। सम ऑफ द राइटर्स क्लेम, we will discuss that on separate point. Okay, that Ben Jonson has also written his plays, but God knows we have to consider that all the plays are written by Shakespeare. So sometimes exactly the number of plays written by Shakespeare is 37. Okay, so you can, if the option are there, you put it 37, no problem. Then apart from plays, out of plays he wrote comedies, tragedies and histories. Total comedy 18, tragedies 10 and histories 10, 38 हो गया यहाँ पे। इसमें से कोई अनफिनिश्ड वाला इसमें है। ठीक है,
टोटल 38 प्लेस काउंट किया जाता है, इसमें से एक अनफिनिश्ड है। एक सेकंड होल्ड रखिए, अलाय है क्या? Okay, let us see. Comedies 18, tragedies 10, histories 10. Okay. Most of the plays were written based on some historical facts or events. Okay. One more thing here, source of historical plays. Source of historical plays. ठीक है। एक राइटर थे, जो इटालियन राइटर प्लूटार्च, इनकी एक बुक थी लाइव्स, इससे सोर्स लिया गया है। सम प्लेस वेर टेकन फ्रॉम हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल। ये देखो, ये सोर्स जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, एमसीक्यू अगर आएगा, ठीक है, कुछ जो पॉइंट्स हम बता रहे हैं वही पूछे जाएंगे। जो हिस्टोरिकल प्लेस के सोर्स क्या हैं? प्लूटार्च के लाइव्स हैं, और बहुत सारे ट्रेजेडीज या कुछ हिस्टोरिकल प्लेस हैं हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल का। ये पूरा नाम है इसका है द क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड बेसिकली, बट इस शार्ट में इसको क्रॉनिकल्स कहा जाता है, हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल। तो आप इतना रटे रहिए, हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल, ठीक है। क्रॉनिकल मतलब क्रमिक, तो हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल एंड प्लूटार्च लाइव्स, ये दो के सोर्स हैं। सोर्स का मतलब है कि जहां से इंस्पायर हुए, जिस घटना को लेकर के उसको मॉडिफाई किया, करेक्ट किया, या तो जो भी करना करके इन्होंने प्लेस लिखे हैं, ठीक है। देन ही रोट 2 long poems, 2 long narrative poems. दो पोएम है, दो पोएम में एक है एडोनाइस, दूसरा है द रेप ऑफ ल्यूक्री। ओके, ये दो लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, पूरी बुक है, तकरीबन काफी मोटी बुक है ये। तो एडोनाइस एक बुक है, एक है द रेप ऑफ ल्यूक्री। देन ही रोट सॉनेट्स, कितने सॉनेट्स लिखे हैं? 154 गुड। He wrote 154 sonnets. Okay. Out of these 154 sonnets, you can divide these sonnets into 3 different categories, just for remembrance, or you can say for information. 1 to 126 means sonnet number 1 to sonnet number 126. These 126 sonnets belongs to a fair youth. Okay, ये fair youth कौन है? Nobody knows, but वहां पे जो मेंशन है वो है WH, ठीक है। Who is this WH? Not clear. Some says William Howard, some says Earl of Southampton, some says somebody else. Okay, it is not clear. So 126 sonnets are dedicated to a fair youth, in which friendship, love, affection and so many things, patronage, these themes, जो इनकी subject themes है, patronage मतलब एक संरक्षण जिसे कहते हैं, love है, friendship है, honor है, तमाम इनका subject matter है, ठीक है। इसमें then from 127 to 152 ये टोटल 26 सॉनेट्स हो गए, ठीक है। यहां से यहां तक 26 सॉनेट्स। ये किसको डेडिकेटेड है? डार्क लेडी, ठीक है। Who is this dark lady? Nobody knows. Some says that when he was staying in London, he used to visit a prostitute friend, so sometimes he may be there. Some says this dark lady
might be his wife because he left London at early age alone. ठीक है, जब वो लंदन चले गए रहने के लिए तो अकेले गए थे, फैमिली उनकी यानी वाइफ उनकी घर पे ही थी। स्टेट कोड अपॉन हेवन में। सो डार्क लेडीज कौन है भी नहीं क्लियर है। देन दो सॉनेट है इनकी जो 153 से 154, ठीक है, यानी 02 सॉनेट्स। ये सॉनेट्स जो है लव फॉर गॉड, ठीक है, लव फॉर गॉड, ईश्वर के लिए उन्होंने दो सॉनेट लिखा है। सो इफ यू सी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज सॉनेट्स, यू फाइंड लव, पैशन, फ्रेंडशिप, पैट्रोनेज, ओके, then immortality, all these things are there. So one more thing here, just to remember, इनके जो ग्रेट ट्रेजेडीज की जाती हैं, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, ये एमसीक्यू में आता है, कई बार ये पूछा जाएगा आपसे, तो बताना है आपको क्या है, याद करने के लिए बता दे रहे हैं आपको, HOAM ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। हाँ, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, देन मैकबेथ, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में आपको मिलेगा, नेक्स्ट क्लास में अगली साल, ओथेलो सिलेबस में है आपके, बहुत बढ़िया प्ले है। तो हैमलेट, कुछ राइटर्स का यहाँ हैमलेट से एक शब्द याद आया कि जो हैमलेट इनके बच्चे का नाम था ना, लड़के का नाम हैमलेट, तो कुछ क्रिटिक्स ये मानते हैं कि शायद हैमलेट नाम उन्होंने अपने बच्चे का जो नाम था हैमलेट, उससे इंस्पायर होकर के हैमलेट रखा है यहाँ पे, ठीक है। इनके जो यहाँ पे हैमलेट है प्ले, तो शायद ये उससे इंस्पायर करके, इसका कोई सटीक जानकारी नहीं है, ना ही इसमें कोई ऐसा इंटरव्यू टाइप सिस्टम था कि उसको करके कोई रिकॉर्ड किया हो, बट कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि शायद हो सकता हो कि इस वजह से इंस्पायर हुए हों, उनके बच्चे का नाम हैमलेट था, तो उसे उन्होंने हैमलेट कर दिया। तो ये ग्रेट ट्रेजेडी है इनकी, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ठीक है। और कुछ छूट रहा हो तो देख लेते हैं। आप लोग कुछ याद आ रहा हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। हाँ, ये चीज छूट गया, इनका जो सॉनेट कलेक्शन है, ठीक है, 154 सॉनेट्स, दिस वाज पब्लिश्ड बाय थॉमस इन 1609, ठीक है। पूरे सॉनेट का कलेक्शन है, 1609 में पब्लिश किया गया थॉमस थॉर्प के द्वारा, ठीक है। And his plays were initially published in quarto and folio, ठीक है। ये क्वार्टो एंड फोलियो समझिए, नई चीज है आपके लिए, ठीक है। क्वार्टो क्या होता था, जब पेज होता है, सीट होती है, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई एक तरह से कहा जाए तो 9 इंच गुणे 11 इंच होती थी, ठीक है। 9 इंच 11 इंच, अगर आप देखें तो जनरली ऐसे 9 इंच है, मतलब इतना ये, और 11 इंच थोड़ा इससे चौड़ा हो जाएगा, तो उसको कहा जाता था क्वार्टो, ठीक है। हाँ, और जो फोलियो होता था वो होता था 12 गुणे 11 इंच, सॉरी 12 गुणे 19 इंच, 11 नहीं 19 है, 12 गुणे 19 इंच। तो इनके जो प्लेस थे, इनिशियली दे वर पब्लिश्ड इन क्वार्टो। फर्स्ट जो क्वार्टो था, टोटल 19 प्लेस पब्लिश किए गए थे 1613 में। शेक्सपियर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जब आप पीजीटी वगैरह करेंगे। पीजीटी मतलब समझते हैं, इंटर कॉलेज के जो टीचर है, डायरेक्ट उनका सिलेक्शन होता है, एमए कर लेंगे आप जब, उसमें शेक्सपियर कुछ 5-7 राइटर होते हैं,
और शेक्सपियर है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक पॉइंट इसमें क्वेश्चन बनता है। पूछ देगा साइज ऑफ क्वार्टो क्या होता है, साइज ऑफ फोलियो, कितने प्लेस पब्लिश किए गए, कब किए गए। तो 19 प्लेस पब्लिश किए गए थे फर्स्ट क्वार्टो में। इसको कई जगह लिखा मिलेगा आपको Q1 इस तरीके से, क्वार्टर 1, ठीक है। तो Q1 अगर लिखा है तो उसका मतलब क्वार्टर 1। सो फोलियो में फर्स्ट फोलियो इट वाज पब्लिश्ड इन 1623 जस्ट आफ्टर 7 years ऑफ हिज डेथ। 7 साल बाद, उसके डेथ के 7 साल बाद पब्लिश किया गया था, जिसमें सारे 37 प्लेज उसके पब्लिश किए गए थे। फर्स्ट फोलियो कब पब्लिश किया गया? 1623, ठीक है। ये एमसीक्यू आता है। देन सेकंड फोलियो वाज पब्लिश्ड, इसी को उल्टा कर लिया 32 बना दिया, ठीक है, 1632। सो सेकंड फोलियो वाज पब्लिश्ड इन 1632। जितना बता रहे हैं आप उठा के पिछले साल का पेपर देखें, कम से कम 5-6 एमसीक्यू इसी से मिलेगा डायरेक्ट। पिछले साल का पेपर एवरीथिंग है। तो फर्स्ट फोलियो वाज पब्लिश्ड इन 1623, सेकंड फोलियो वाज पब्लिश्ड इन 1632, ठीक है। क्वार्टो वाज पब्लिश्ड इन 1613, इसमें 19 प्लेस थे, इन सब में सारे प्लेस थे, ठीक है, सारे प्लेस थे। इट वाज पब्लिश्ड बाय हिमेंगेस एंड कैंटोर। ये नाम है जिसने पब्लिश किया था। एक मिनट स्पेलिंग देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जैक्ट। CONDELL है, ठीक है, CONDELL। ये जॉन हेमिंगेस एंड हेनरी कंडेल, पूरा लिख लीजिए, नाम लिखना है तो। ठीक है, जॉन हेमिंगेस एंड हेनरी कंडेल, इन लोगों ने मिलकर के इनके फोलियो पब्लिश किया जिसमें सारे प्लेस थे। और उसका टाइटल लिखना तो लिख लीजिए, जो फोलियोस था उसका टाइटल था मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज, ठीक है, मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। एक और एमसीक्यू के रूप में अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं फर्स्ट प्ले इन द फर्स्ट फोलियो। मतलब ये जो फर्स्ट फोलियो था, इस फोलियो में पहला प्ले कौन सा था? द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ये प्ले का नाम है बेसिकली। ये पहला प्ले था फर्स्ट फोलियो में, ठीक है। और इनका एक प्ले है जिसको हम कहते हैं पेरिकल्स, बेसिकली पेरिक्लीज। ये प्ले फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड नहीं किया गया था। 37 के बजाय 36 प्लेज उसमें थे। क्यों? क्योंकि उस समय प्ले जॉन फ्लेचर के साथ लिखा जा रहा था, ठीक है। अरे ये उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, जॉन फ्लेचर ने इसको कंप्लीट किया था, पूरी कंप्लीट नहीं की है। जॉन फ्लेचर एक राइटर थे, ये कुछ पोर्शन इसमें अनफिनिश्ड रहा या कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इसमें नहीं इंक्लूड किया गया था। जॉन फ्लेचर ने उसको बाद में कंप्लीट किया है, ठीक है, इस पेरिक्लीज को। तो ये फर्स्ट फोलियो में नहीं था। मैंने कहा सारे प्लेज हैं इसमें, तो 36 प्ले एग्जैक्टली हैं, 36 प्ले। 37 प्ले जो ये है ये नहीं था उसमें। तो एमसीक्यू आ सकता है इस तरीके का, ओके। So this is all about William Shakespeare. इनके जो क्वार्टो है ये कई बार पब्लिश किए गए हैं, ठीक है। जैसे एक तो 1613 पब्लिश किया गया था, एक शेक्सपियर ने कुछ कराया था 1594 में,
कुछ प्लेस थे उसमें, सारे नहीं थे, कुछ थे। ऐसे करके कई बार इनके प्लेस जो है क्वार्टों में पब्लिश होते रहे। बाद में उनकी डेथ के बाद एक साथ कलेक्शन में पब्लिश किया गया फर्स्ट फोलियो सेकंड फोलियो के नाम से। तो जब भी शेक्सपियर के बारे में चर्चा होती है यही पूछा जाता है, व्हेन वाज फर्स्ट फोलियो पब्लिश, व्हेन वाज सेकंड फोलियो पब्लिश, व्हेन वाज फर्स्ट क्वार्टो पब्लिश। फर्स्ट क्वार्टो जब पब्लिश किया गया 1894 में, बाद में 1813 में पब्लिश किया गया था। कई बार बीच में पब्लिश होते रहे हैं, ठीक है। और इनके सोर्स पूछे जाते हैं। सोर्स है हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल एंड प्लूटार्च लाइव्स, ये याद रखिएगा, ये हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल एंड प्लूटार्च लाइव्स ये सोर्स है, ठीक है। सो आज के लिए इतना बहुत है, बंद करो।